हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नबी और आप देख रहे हैं लर्न विथ नबी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 विज्ञान का 5वां अध्याय पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वनोन्मूलन। वनोन्मूलन दो शब्दों के योग से बना है, वन और उन्मूलन। वन यानी कि जंगल जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, उन्मूलन यानी इसको काटना या हटाना। तो वनोन्मूलन का अर्थ है वन को समाप्त कर प्राप्त भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग करना। वनोन्मूलन का क्या अर्थ है? वनोन्मूलन का अर्थ है कि वनों को काटकर प्राप्त भूमि का किसी अन्य कार्यों में उपयोग करना। वनोन्मूलन के दो कारण हो सकते हैं। पहला मानव निर्मित कारण, मानवीय कारण, और दूसरा हो सकते हैं प्राकृतिक कारण। मानव निर्मित कारण क्या हो सकते हैं? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, तो कृषि भूमि के लिए जंगल को काट दिया जाता है। इसके अलावा घर एवं कारखानों के निर्माण के लिए भी जंगल को काट दिया जाता है। इसके अलावा फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए भी जंगल को काट दिया जाता है। तो वनोन्मूलन के मानव निर्मित 3 कारक हैं। पहला कृषि भूमि के लिए वनोन्मूलन, दूसरा घर और कारखाने के लिए वनोन्मूलन, और तीसरा फर्नीचर और ईंधन के लिए वनोन्मूलन। इसके प्राकृतिक कारण भी हैं, जिसमें पहला कारण है दावानल। दावानल यानी जंगल में आग लगना। और दूसरा कारण क्या है? भीषण सूखा। कई बार भीषण सूखा पड़ता है, जिसके कारण वन अपने आप जो है सूख जाते हैं या मर जाते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि वनोन्मूलन के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो वनोन्मूलन तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई वृक्ष, जब वनोन्मूलन होता है तो वृक्ष की कमी होती है। और आपको पता है कि वृक्ष क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो वनोन्मूलन के कारण वृक्ष की कमी, वृक्ष के कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी। जब कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी होती है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। और जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण का जो है वो तेज हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है कि पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ जाता है। दूसरा हम लोग समझते हैं वनोन्मूलन के कारण क्या होता है? पेड़ पौधों की कमी होती है। पेड़ पौधों की कमी के कारण मृदा अपरदन की वृद्धि होती है। आप लोगों को पता होगा कि पेड़ की जो जड़ें होती है वो मिट्टियों को बांध के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। जब पेड़ की कमी होती है तो ऊपर की जो भूमि है उसके ऊपर बारिश एवं हवा जो है सीधे प्रहार करते हैं, जिसके कारण मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। जब ऊपर की मिट्टी बह जाती है, ठीक है, तो नीचे जो है कठोर चट्टान जो है वो दिखने लगता है। इसके कारण जो है मिट्टी में ह्यूमस की कमी हो जाती है। चूँकि ह्यूमस तो ऊपरी परत में पाया जाता है, वो बह चुका है हवा और पानी के साथ। इस कारण से जो है मरुस्थलीकरण की जो है शुरुआत हो जाती है, यानी मिट्टी जो है मरुभूमि में बदल जाता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरे परिणाम क्या हो सकते हैं? भौम जल स्तर की कमी। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर जो है पेड़ों के कटने से उसकी भी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा चौथा कारण आप बता सकते हैं कि वनोन्मूलन के कारण जो है प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, तो वनोन्मूलन एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण जो है वर्षा की कमी भी होती है, और एक और वर्षा की कमी होती है तो दूसरी ओर जो है बाढ़ भी आती है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जब वनोन्मूलन होता है, जब पेड़ कटता है, तो सीधी सी बात है, आपको पता होगा कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस कारण से जो है उस क्षेत्र में जो है लो प्रेशर जोन या कम दबाव का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण वहाँ पर जो है बादल आकर्षित होते हैं। अब चूँकि पेड़ कट चुका है तो वहाँ पे लो प्रेशर जोन नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक, और उस वजह से वहाँ पे वर्षा की कमी होगी। तो जब पेड़ कटता है तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि के कारण क्या है
कि जलवायु का परिवर्तन संतुलन बिगड़ जाता है। जलवायु का संतुलन बिगड़ने से जो है बेमौसम वर्षा होती है, जब बारिश का ज़रूरत है तब होती नहीं है, तो वर्षा दर में कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सूखा होता है। अच्छा, बाढ़ का आना, बाढ़ भी आती है वनोन्मूलन के कारण। सबसे पहले आप समझिए, जब पेड़ कटते हैं तो वृक्ष का अभाव हो जाता है। वृक्ष का जब अभाव होता है तो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो कम हो जाती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होने के कारण सतह पर जल में जो है रुकावट आ जाता है। सतह पर जो जल है वो पृथ्वी के अंदर जाता है, इसको हम लोग अंतःस्रवण बोलते हैं। तो पृथ्वी से जल के अंतःस्रवण में रुकावट होता है, भारी मात्रा में सतही जल का प्रवाह होता है और परिणाम स्वरूप जो है बाढ़ आता है। तो बच्चों, अभी हमने समझा कि वन हमारे लिए कितने ज़रूरी है। वन के अभाव में बाढ़, सुखाड़, मरुस्थलीकरण, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो इनका संरक्षण आवश्यक है। तो सरकार ने इनके संरक्षण के लिए कुछ क्षेत्र बनाए हैं, जिसको हम लोग संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। प्रकृति का रक्षा तंत्र है संरक्षित क्षेत्र। तो सबसे पहले समझते हैं कि संरक्षित क्षेत्र क्या है। तो सरकार के द्वारा वनस्पतियों, प्राणियों और उनके आवास को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं जिनको सरकार ने वनस्पतियों, प्राणियों और उनके आवासों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया है, हम उसे संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। यहाँ जानवरों की चराई, शिकार, पेड़ की कटाई पूर्णतः जो है निषिद्ध होती है, मना होता है। संरक्षित क्षेत्र को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, पहला वन्य अभ्यारण्य या वन्य जंतु अभ्यारण्य, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। तो वन्य जंतु अभ्यारण्य बनाने का क्या उद्देश्य है? जंतु और उनके आवास को किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रखना। इसकी विशेषता क्या होता है? शिकार करना या पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है और दंडनीय होता है वन्य जीव अभ्यारण्य में। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है। अच्छा, आप थोड़ा सा यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर समझें। वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या है कि ये विशेष रूप से किसी जानवर के लिए, जैसे बाघ, हाथी या गैंडे के लिए होता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में जो है, राष्ट्रीय उद्यान में जो है इसको बनाने का उद्देश्य है जानवर के साथ साथ वनस्पति को भी संरक्षित रखना। इसकी विशेषता क्या होती है राष्ट्रीय उद्यान की? तो जीव स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। ऐतिहासिक वस्तुओं का भी संरक्षण होता है। तीसरा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, संपूर्ण जैव विविधता, पेड़, जंतु और सूक्ष्म जीव संस्कृति का संरक्षण। इसका उद्देश्य होता है पेड़, पौधे, जंतु और वहाँ पे रहने वाले लोग या वहाँ की जो संस्कृति है उसका संपूर्ण रूप से संरक्षण। ये एक विशाल क्षेत्र होता है जहाँ पर आदिवासी के पारंपरिक जीवन यापन को भी संरक्षित किया जाता है। तो हमने समझा आरक्षित क्षेत्र 3 तरह के होते हैं। पहला वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वन्य जीव अभ्यारण्य किसी विशेष जीव के लिए जो है संरक्षित होता है। राष्ट्रीय उद्यान जो है कि जीव प्लस वनस्पति दोनों के लिए संरक्षित होता है। और जैव मंडल अभ्यारण्य क्षेत्र ये जो है पेड़, पौधे, जीव, जंतु, वनस्पति प्लस वहाँ के रहने वाले आदिवासी, ये इन सब के लिए संरक्षित होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक केस स्टडी को समझते हैं। आपने पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में अवस्थित है। ठीक है, इसको हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम आरक्षित वन और
यहाँ पर जो है सर्वोत्तम किस्म का सागौन मिलता है। अगर आप इस अभ्यारण्य को देखेंगे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा बोरी अभ्यारण्य और पंचमढ़ी अभ्यारण्य, आइए बच्चों अब हम एक केस स्टडी देखते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश के 3 जिले होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बैतूल में फैला हुआ है। इसकी स्थापना सन 1999 में की गई थी। यह क्षेत्र 4926.28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 55 ऐसे चट्टानी आवास की खोज की गई है जिस पर शिकार, नृत्य और वाद्य यंत्रों के प्राचीन कलाकृतियां बनी हुई है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है बोरी अभ्यारण्य, पंचमढ़ी अभ्यारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों शामिल है। यह एक विशाल क्षेत्र है। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर वनस्पतियों की पहचान करें, अच्छा सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम जैव मंडल को 2 भाग में बांटते हैं, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधे को हम वनस्पति जगत के अंतर्गत रखते हैं तथा उस जगह पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं को हम प्राणी जगत के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम पंचमढ़ी राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के अगर वनस्पति जगत को देखें तो यहाँ साल, सागौन, आम, जामुन, अर्जुन और फर्न के जो है वृक्ष मिलते हैं। वहीं अगर यहाँ के प्राणी जगत की बात करें तो चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन यानी कि भौंकने वाला हिरन, चीतल, तेंदुआ और जंगली कुत्ता यहाँ के प्रमुख जीव हैं। अभी हमने पढ़ा कि वन जो है वो नष्ट हो जाते हैं। वन के नष्ट होने से क्या है कि वनोन्मूलन के कारण उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव भी नष्ट होते हैं या उसकी संख्या कम हो जाती है या वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो हमने जो है जीवों को संकट के स्तर के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, इंडेमिक। दूसरा है संकटापन्न स्पीसीज यानी कि इंडेंजर्ड। और तीसरा है विलुप्त स्पीसीज यानी कि एक्सटिंक्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। तो ये वे पेड़ पौधे या जंतु हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं और उस क्षेत्र के नष्ट होने पर उसके ख़त्म होने का जो है चांस होता है। उदाहरण के लिए पंचमढ़ी जैव मंडल क्षेत्र में पाए जाने वाला विशाल गिलहरी, उड़ने वाला गिलहरी, जंगली आम के वन, ये जो है ये विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। दूसरे नंबर पाते हैं संकटापन्न स्पीसीज। वे जंतु या पौधे जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो रही है उसको हम, या फिर जो विलुप्त हो रहे हैं उनको हम संकटापन्न स्पीसीज कहते हैं। उदाहरण के लिए बाघ, जंगली भैंस, बारहसिंगा। तीसरा है विलुप्त स्पीसीज, जो वे जीवों या पौधों की वो जातियाँ जो पृथ्वी से पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं उसको हम लोग जो है विलुप्त स्पीसीज कहते हैं। उदाहरण के लिए डायनासोर, मॉरिशस का डोडो पक्षी इत्यादि। आइए अब हम छोटे जंतुओं का पारिस्थितिक महत्व समझते हैं। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। कैसे, इसको समझते हैं। हम क्या करते हैं, अक्सर हम अज्ञातवश सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ और उल्लू को निर्दयतापूर्वक मार देते हैं। ओके, वास्तविकता आकार में छोटे होने के बावजूद वे पारितंत्र के आहार जाल और आहार श्रृंखला के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं पारितंत्र क्या है। किसी क्षेत्र में सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्मजीव और अजैव घटक जैसे कि जलवायु, नमी, मिट्टी मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। हम यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं। कीट को मेढक खाते हैं,
मेढक को सांप खाते हैं। सांप को चील या बाज या उल्लू खाते हैं। चील, बाज या उल्लू का शिकार जो है बड़े प्राणी सपोज दैट जो है कभी कभी शेर वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक चेन बन रहा है। इस चेन को हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। और बहुत सारे आहार श्रृंखला को हम जब एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे आहार जाल कहते हैं। उदाहरण के लिए घास को एक कीट खाता है, कीट को मेढक, मेढक को सांप और सांप को बाज या चील। अगर इसमें से सपोज दैट मेढक खत्म हो जाए तो क्या होगा? मेढक के खत्म होने पर क्या होगा कि सांप को भोजन नहीं मिलेगा। सांप भोजन की तलाश में जो है गांव घर या ऐसे क्षेत्र की तरफ जाएगा जहां उसे भोजन मिले। गांव या शहर की तरफ जाएगा उदाहरण के लिए, और गांव या शहर जाने पर वो क्या होगा? आम लोगों के हत्थे चढ़ेगा और मारा जाएगा। सांप जैसे ही नष्ट होगा तो फिर जो है बाज के लिए जो है भोजन की कमी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आहार श्रृंखला का एक भी कड़ी टूटता है तो इससे पूरी की पूरी आहार श्रृंखला जो है प्रभावित होती है। निगरानी और विस्थापन। चलिए, आपने रेड डाटा बुक का नाम सुना है? तो रेड डाटा बुक जो है ये अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय दस्तावेज है, एक किताब है जिसमें सभी संकटापन्न इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा गया है। पेड़ पौधे और अन्य जंतुओं के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती है। पेड़ के लिए अलग, जंतुओं के लिए अलग और अन्य स्पीसीज के अलग रेड डाटा बुक होती है। आइए अब हम लोग समझते हैं माइग्रेशन, प्रवास क्या होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण सुदूर क्षेत्रों में पक्षियों का एक निश्चित समय पर पलायन। आप लोगों ने साइबेरिया का नाम सुना होगा। साइबेरिया रूस का एक जगह है। यहाँ पर जो है ये जो जगह है विश्व के सबसे ठंडे स्थानों में से एक स्थान में से ये एक है। यहाँ का तापमान जो है ठंड के दिनों में -30 से -41 डिग्री तक चला जाता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठंड के कारण पूरा का पूरा क्षेत्र बर्फ़ से ढक जाता है। वहाँ भोजन का अभाव होता है। तो मूल आवास में अत्यधिक शीत के कारण वहाँ के पक्षी क्या करते हैं? पलायन करते हैं। और वो पलायन करके इंडिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पे मौसम जो है गर्म होता है। तो पक्षियों का बड़ी संख्या में साइबेरिया से भारत में आना, यही माइग्रेशन या प्रवास कहलाता है। तो हमने अभी समझा कि जो वन है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो वन को बचाना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, कागज के महत्व को समझते हैं। एक व्यक्तिगत दायित्व है। 1 टन कागज बनाने के लिए लगभग 17 वृक्षों की आवश्यकता होती है। 17 वृक्ष, वो भी कैसे वृक्ष? पूर्ण विकसित वृक्ष। ठीक है। और कागज का हम जो है 5 से 7 बार पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि कागज का हम बार बार उपयोग करें। सबसे पहले हम क्या करें? बचत करें। कागज की मेथड जो है सोच समझ कर यूज करें। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि कागज फाड़ा, प्लेन बनाया और उड़ा दिया। ये कागज का दुरुपयोग है। हमें ये नहीं करना। हमें कागज का बार बार यूज करना है। अगर हम किसी कागज का यूज कर सकते हैं दोबारा तो उसको फेंकना नहीं है बल्कि यूज करना है। पुनः चक्रण, कागज को 5 से 7 बार जो है पुनः चक्रित किया जा सकता है। तो कागज आप कबाड़ी वाले को दे दें। अच्छा, कागज बचाने से न केवल पेड़ बचते हैं बल्कि कागज के निर्माण में प्रयुक्त
जल, ऊर्जा और हानिकारक रसायनों की भी जो है भारी कमी होती है। आइए अब हम लोग जो है जैव विविधता में भारत के स्थान को समझते हैं। जैव विविधता में भारत का विश्व में जो है 6ठा स्थान है। विश्व में कुल 12 जो है जैव विविधता वाले देश हैं, उसमें भारत का स्थान 6ठा है। भारत के विश्व का जो है 2.9% संकटापन्न स्पीशीज जो है पाई जाती है। विश्व में जो कुल जितने संकटग्रस्त जीव हैं उसमें से 2.9% भारत में है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ को बचाने के लिए 1976 में शुरू किया गया था, और प्रोजेक्ट हाथी जैसे नाम ही पता चलता है कि भाई हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए जो है भारत में चलाया गया था। अब थोड़ा सा हम लोग जो है अंतिम समाधान जो है पुनर्वन रोपण को समझने का कोशिश करते हैं। ये पुनर्वन रोपण है क्या? वनमूलन का अस्थायी हल, काटे गए वृक्ष के स्थान पर उसी प्रजाति के नए वृक्ष को लगाना। फिर से समझे, पुनर्वन रोपण का अर्थ है अगर किसी जगह पे पेड़ कट जाता है, किसी कारणवश काटा जाता है या नष्ट हो जाता है, तो हम उस जगह पर उसी प्रजाति का वृक्ष लगाएं। नियम, वन संरक्षण अधिनियम भारत में जो है वनों के संरक्षण के लिए बनाया गया। प्राकृतिक वनों का संरक्षण और उनके समीप रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना। आइए, यद्यपि हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए हर संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। ये लास्ट लाइन था इस चैप्टर का। आपको वीडियो कैसा लगा हो? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।